जय हिंद साथियों। नमस्कार, नमस्ते, गुड इवनिंग। आप सभी साथियों का जीके क्लासेज में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। सभी साथी जल्दी से क्लास में जुड़ जाएं और अपने सभी साथियों में क्लास को शेयर कर दें। बहुत ही शानदार तरीके से क्लास की शुरुआत करेंगे हम लोग, तो सब लोग जल्दी से जुड़ जाएं। जो भी साथी यूपी बीएड की तैयारी कर रहे हैं, यूपी बीएड प्रवेश परीक्षा की, वो सभी साथी जल्दी से क्लास में आ जाएं। बहुत ही शानदार क्लास होने वाला है और ये आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होने वाला है। सब लोग जुड़ जाएं जल्दी से। इस क्लास में हम लोग अभी तक यूपी बीएड प्रवेश परीक्षा में जीके जीएस से संबंधित यानी सामान्य ज्ञान से संबंधित जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं उन सभी प्रश्नों को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो सब लोग जल्दी से जुड़ जाएं, आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है। तो सभी लोग जुड़ते जाएं जल्दी से क्लास में, बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होने वाला है आप सभी के लिए। साथियों, शाम 4 बजे आपकी हिंदी की क्लास होती है, यूपी बीएड हिंदी। तो जो साथी हिंदी की तैयारी करना चाहते हैं वो शाम 4 बजे आप लोग हिंदी की क्लास में जुड़ जाइएगा, ठीक है। और शाम के 7 बजे आपकी जीके सर की क्लास होती है मैथ की, है ना। तो जो भी साथी यूपी बीएड प्रवेश परीक्षा में मैथ की तैयारी करना चाहते हैं वो शाम 7 बजे जीके सर की क्लास को जरूर अटेंड कीजिएगा, है ना। शाम 7 बजे आपकी जीके सर की क्लास होती है मैथ की, तो सब लोग जुड़ जाइएगा, ठीक है। हाँ, तो हम बात कर रहे थे यूपी बीएड प्रवेश परीक्षा सामान्य ज्ञान यानी जीके जीएस के जो भी प्रश्न आपके पूछे गए हैं अभी तक यूपी बीएड प्रवेश परीक्षा में, उन सभी प्रश्नों को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। और ये आपका क्लास 6 है। इससे पहले की जो 5 क्लास है, अगर आपने उनको नहीं देखा है तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वहाँ जाइए और वहाँ से आपको क्लास का जो है प्लेलिस्ट मिल जाएगा, वहाँ से जा कर के आप क्लास को देख सकते हैं। या फिर आप चैनल पे जाइए, वहाँ पे प्लेलिस्ट बनी है यूपी बीएड जीके जीएस प्रिपरेशन क्लासेज, है ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, वहाँ से आप जाके प्लेलिस्ट से सारी क्लासों को देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग क्लास की शुरुआत करते हैं। और जो भी साथी चैनल पे नए आते हैं प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। और क्लास अगर आपको पसंद आती है तो लाइक कीजिए, अपने सभी साथियों में शेयर कर दीजिए। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि क्लास आपको कैसा लगा। इसके साथ ही आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग क्लास की शुरुआत करते हैं। तो चलिए साथियों बात करते हैं पहले प्रश्न की। पहला प्रश्न कह रहा है कि भारत के किस राज्य की तटीय रेखा सबसे लंबी है। भारत के किस राज्य की तटीय रेखा सबसे लंबी है। ऑप्शन ए है आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी गुजरात, ऑप्शन डी केरल। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी गुजरात। भारत के गुजरात राज्य की तटीय रेखा सबसे लंबी है ना। और ये 1214.7 किलोमीटर लंबी है, ठीक है। भारत के जो गुजरात राज्य है इसकी तटीय रेखा की जो लंबाई है वो 1214.7 किलोमीटर है ना। और ये समुद्री रेखा जो है, ये जो लंबाई है वो देश की कुल मुख्य भूमि के जो तट का 23% है ना। देश के कुल मुख्य भूमि के तट का लगभग 23% आपका गुजरात राज्य की तटीय रेखा की लंबाई है, ठीक है। तो इसे नोट कर लीजिए। और यहाँ से एक क्वेश्चन और बनता है साथियों, अगर आपसे पूछा जाए कि भारत की सबसे छोटी तट रेखा वाला राज्य कौन सा है, तो ये है आपका गोवा। तो इसे भी आप नोट कर लीजिएगा कि भारत का सबसे छोटा, देखिए ध्यान रखिएगा जब छोटा की बात आएगा तो गोवा होगा ना। तो भारत के सबसे छोटा तटीय रेखा वाला राज्य कौन सा है, ये है गोवा। और इसकी जो तटीय रेखा की लंबाई है वो 101 किलोमीटर है ना। तो भारत में सबसे छोटी तट रेखा वाला राज्य गोवा है और इसकी कुल लंबाई 101 किलोमीटर है। क्लियर हो गया सबको? चलिए सबको क्लियर हो गया ना। चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर 2 की। पांडिचेरी यानी पुदुचेरी एक कॉलोनी थी। ऑप्शन ए है ब्रिटिश, ऑप्शन बी है फ्रांसीसी, ऑप्शन सी है डच, ऑप्शन डी है पुर्तगाली, है ना।
तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फ्रांसीसी। पांडिचेरी यानी पुदुचेरी एक फ्रांसीसी कॉलोनी था जिसे 1 नवंबर 1954 को भारत में विलय किया गया था। और पुदुचेरी के क्षेत्र में दक्षिण में फैले पुदुचेरी, कराईकल, माहे और मनाम ये क्षेत्र शामिल थे, है ना। पुदुचेरी के क्षेत्र में जो दक्षिण में फैले हुए हैं आपके, जैसे कराईकल हो गया, माहे हो गया, मनाम, ये सभी क्षेत्र जो थे वो पुदुचेरी में शामिल थे। और पुदुचेरी को 1 नवंबर 1954 को भारत में विलय किया गया था और ये एक फ्रांसीसी कॉलोनी थी। ठीक है, चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर 3 की। प्रश्न नंबर 3 कह रहा है कि सूरत में चरमपंथी और नरमपंथी के बीच कांग्रेस में विभाजन कब हुआ था। सूरत में चरमपंथी और नरमपंथी के बीच में कांग्रेस में विभाजन कब हुआ। ऑप्शन ए है 1901, ऑप्शन बी है 1905, ऑप्शन सी है 1907, ऑप्शन डी है 1916। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, 1907। 1907 में सूरत में चरमपंथी और नरमपंथी के बीच में कांग्रेस का विभाजन हुआ था। तो यहाँ से 2 क्वेश्चन बनते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि कांग्रेस में चरमपंथी और नरमपंथी का विभाजन किस शहर में या कहाँ पे हुआ था, तो सूरत में हुआ था। और कब हुआ था, 1907 में हुआ था। अब चलिए साथियों, अब हम लोग बात करते हैं कि कांग्रेस का विभाजन चरमपंथी और नरमपंथी में क्यों हुआ। तो इस विभाजन का जो तात्कालिक कारण था वो ये था कि जो चरमपंथी वाले थे ये कह रहे थे कि इस अधिवेशन को नागपुर में आयोजित किया जाए। चरमपंथी वाले चाहते थे कि इस कांग्रेस का ये जो अधिवेशन है इसको नागपुर में आयोजित कराया जाए और इस अधिवेशन की अध्यक्षता लाला लाजपत राय या फिर इस अधिवेशन की अध्यक्षता जो था वो लाला लाजपत राय या फिर बाल गंगाधर तिलक, इन दोनों में से किसी एक को दिया जाए। तो चरमपंथी वाले क्या चाहते थे कि इस अधिवेशन को नागपुर में आयोजित करा जाए और इसकी अध्यक्षता लाला लाजपत राय या फिर बाल गंगाधर तिलक को दिया जाए। वहीं नरमपंथी की बात करें तो नरमपंथी की मांग थी कि इस अधिवेशन को सूरत में ही आयोजित कराया जाए और इसकी अध्यक्षता जो थी वो रास बिहारी घोष को दिया जाए और स्वदेशी बहिष्कार और राष्ट्रीय शिक्षा के प्रस्ताव को वापस लेने की मांग कर रहे थे। इस वजह से कांग्रेस का विभाजन हुआ और चरमपंथी और नरमपंथी 2 दल बने और 1907 में सूरत में ये अधिवेशन हुआ था। ठीक है, तो क्वेश्चन बनता है कि सूरत में चरमपंथी और नरमपंथी का विभाजन कब हुआ, तो 1907 में हुआ। क्यों हुआ ये मैंने आपको बता दिया, क्योंकि चरमपंथी चाहते थे कि नागपुर में इसका अधिवेशन हो और लाला लाजपत राय या फिर बाल गंगाधर तिलक को इसकी अध्यक्षता दी जाए, और नरमपंथी चाहते थे कि इस अधिवेशन का आयोजन सूरत में हो और राज बिहारी घोष को इसकी अध्यक्षता बनाया जाए और स्वदेशी बहिष्कार आंदोलन और राष्ट्रीय शिक्षा के पूर्ण समर्थन में जो प्रस्ताव है उसको वापस लिया जाए, यही कारण था। ठीक है, चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर 4 की, है ना। प्रश्न नंबर 4 कह रहा है कि भारत की राजधानी कलकत्ता से नई दिल्ली का स्थानांतरित की गई। भारत की राजधानी कलकत्ता से नई दिल्ली का स्थानांतरित कब किया गया, ये क्वेश्चन है। ऑप्शन ए कहता है कि वर्ष 1912 में, ऑप्शन बी है वर्ष 1914 में, ऑप्शन सी है वर्ष 1913 में, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वर्ष 1912 में। ठीक है, भारत की राजधानी कलकत्ता से नई दिल्ली वर्ष 1912 में स्थानांतरित की गई और वर्ष 1912 में अंग्रेज शासकों ने यह महसूस किया कि देश का शासन बेहतर तरीके से चलाने के लिए कलकत्ता की जगह यदि दिल्ली को राजधानी बनाया जाए तो बेहतर होगा, क्योंकि यहाँ से शासन का संचालन अधिक प्रभावी होगा। और इस पर विचार करने के बाद में जॉर्ज पंचम
याद रखेंगे आप लोग, जॉर्ज पंचम, है ना। इस पर विचार करने के बाद जॉर्ज पंचम ने देश की राजधानी को दिल्ली स्थानांतरित करने का आदेश दिया। तो भारत की राजधानी कलकत्ता से नई दिल्ली स्थानांतरित 1912 में किया गया। ठीक है, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर 5 की, है ना। प्रश्न नंबर 5 कह रहा कि भारत में सर्वोच्च न्यायालय के किस न्यायाधीश को ग्रीन जज कहा गया? भारत में सर्वोच्च न्यायालय के किस न्यायाधीश को ग्रीन जज कहा गया? ऑप्शन ए है A.K. अय्यर, ऑप्शन बी ज्ञान सुधा मिश्र, ऑप्शन सी कुलदीप सिंह, ऑप्शन डी S. बालकृष्णन। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी कुलदीप सिंह। भारत में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश कुलदीप सिंह को ग्रीन जज कहा जाता है ना। और इन्होंने अपने सुप्रीम कोर्ट के कार्यकाल में बहुत से पर्यावरणीय मुद्दों से संबंधित बिल का निस्तारण किया था और इस कारण से इन्हें ग्रीन जज कहा जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। क्लियर हो गया सबको? चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर 6 की। प्रश्न नंबर 6 कह रहा कि भारतीय संविधान कब अपनाया गया? ऑप्शन ए है 15 अगस्त 1947 को, ऑप्शन बी है 29 अगस्त 1947 को, ऑप्शन सी है 26 जनवरी 1948, ऑप्शन डी है 26 नवंबर 1949। तो भारतीय संविधान कब अपनाया गया बताइए? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया और इसे लागू करने के लिए 26 जनवरी, याद रखेंगे आप लोग, 26 जनवरी 1950 में इसे लागू किया गया और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारत के संविधान का जनक कहा जाता है। ठीक है, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है और भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया और इसे लागू किया गया 26 जनवरी 1950 को। तो 3 प्रश्न आपके यहाँ से तैयार हो गए। क्लियर हो गया सबको? अगर आपसे लागू के बारे में पूछा जाए तो 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। जनक कौन है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और अपनाया कब गया? 26 नवंबर 1949 को। चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर 7 की, है ना। माई कंट्री माई लाइफ पुस्तक के लेखक हैं। ऑप्शन ए लाल कृष्ण आडवाणी, ऑप्शन बी डॉक्टर मनमोहन सिंह, ऑप्शन सी राजदीप सरदेसाई, ऑप्शन डी वेंकैया नायडू। तो क्या होगा इसका सही जवाब? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए लाल कृष्ण आडवाणी। माई कंट्री माई लाइफ पुस्तक के लेखक हैं लाल कृष्ण आडवाणी और इस पुस्तक का विमोचन जो है वो 19 मार्च, है ना। इस पुस्तक का विमोचन 19 मार्च 2008 में, है ना। इस पुस्तक का विमोचन 19 मार्च 2008 में तत्कालीन राष्ट्रपति अब्दुल कलाम द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? अब्दुल कलाम के द्वारा किया गया था, जो उस समय भारत के राष्ट्रपति थे। जो उस समय भारत के राष्ट्रपति से उनके द्वारा इस पुस्तक का विमोचन किया गया 1 मार्च 2008 को और इसके लेखक हैं लाल कृष्ण आडवाणी। ठीक है, चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर 8 की। भारत में कौन पहली महिला पुलिस महानिदेशक बनी? ऑप्शन ए कंचन चौधरी, ऑप्शन बी अमृता शर्मा, ऑप्शन सी सौमित्रा चटर्जी, ऑप्शन डी शालिनी गंगवार। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए कंचन चौधरी। कंचन चौधरी भारत में पहली महिला पुलिस महानिदेशक बनी हैं और वह उत्तराखंड राज्य की, किस राज्य की? उत्तराखंड राज्य की वर्ष 2007 में, उत्तराखंड राज्य की वर्ष 2007 में पुलिस महानिदेशक बनी थी। किरण बेदी के बाद देश की दूसरी महिला IPS अधिकारी हैं। ठीक है, ये बात करते हैं प्रश्न नंबर 9 की। भारत में कितने पिन कोड क्षेत्रों में विभाजित है? भारत
कितने पिन कोड क्षेत्रों में विभाजित है? ऑप्शन ए है 6, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन सी 8, ऑप्शन डी 9। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी 9। तो साथियों भारत जो है वो 9 पिन कोड क्षेत्रों में विभाजित है ना। पोस्टल इंडेक्स नंबर या पिन कोड भारतीय डाक द्वारा प्रयोग किए जाने वाला 6 अंकों का कोड है और इसकी शुरुआत जो हुई थी वो 15 अगस्त 1972 में हुई थी। कब हुई थी? 15 अगस्त 1972 में हुई थी। भारत 9 पिन कोड क्षेत्रों में विभाजित है। पिन कोड मतलब पोस्टल इंडेक्स नंबर, या आप कह सकते हैं कि पिन कोड भारतीय डाक द्वारा जो है ये 6 अंकों का एक कोड होता है और इसकी शुरुआत 15 अगस्त 1972 में हुई थी। ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर 10 की, है ना। प्रश्न नंबर 10 कह रहा है कि रेड क्रॉस की स्थापना किसने की? ऑप्शन ए डेनिस डाल्टन ने, ऑप्शन बी हेनरी ड्यूरेंट ने, ऑप्शन सी जेम्स कैलमैन ने, ऑप्शन डी जेम्स मिचनर ने। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी हेनरी ड्यूरेंट ने। रेड क्रॉस की स्थापना जो हुई थी, रेड क्रॉस की स्थापना 1863 ईस्वी में हुई थी। 1863 ईस्वी में हुई थी और इसे हेनरी ड्यूरेंट ने की स्थापना इसकी किया था। इसकी स्थापना किसने किया था? हेनरी ड्यूरेंट ने। रेड क्रॉस का मतलब है एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन जिसका मिशन जो होता है वो मानवीय जिंदगी व सेहत को सुरक्षित रखना होता है। अगर आपसे इसका मुख्यालय यानी हेडक्वार्टर पूछा जाए तो इसका मुख्यालय जो है वो जिनेवा में है। और जिनेवा आपका कहाँ पे है? जिनेवा आपका है स्विट्ज़रलैंड में। ठीक है, स्विट्ज़रलैंड में आपका जिनेवा है और जिनेवा में रेड क्रॉस की मुख्यालय है, हेडक्वार्टर है और इसकी स्थापना 1863 में हेनरी ड्यूरेंट ने किया था। इसका मिशन होता है कि मानवीय जिंदगी व सेहत को सुरक्षित रखना। ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए साथियों बात करते हैं प्रश्न नंबर 11 की, है ना। प्रश्न नंबर 11 कह रहा है कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का संबंध किससे है? ऑप्शन ए कहता है कि ओजोन परत संरक्षण से, ऑप्शन बी कहता है पर्यावरण प्रदूषण से, ऑप्शन सी है कार्बन उत्सर्जन से, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए ओजोन परत संरक्षण से। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल प्रोटोकॉल है ना, एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है जिसे ओजोन क्षरण को रोकने के लिए बनाया गया है। ओजोन परत का जो क्षरण हो रहा है उसे रोकने के लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल एक अंतर्राष्ट्रीय संधि बनाया गया है और इस प्रोटोकॉल के माध्यम से उन पदार्थों के उत्पादन को कम करना है जो कि ओजोन परत की क्षरण के लिए जिम्मेदार है। क्लियर हो गया। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का संबंध किससे है? ओजोन परत संरक्षण से है। चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर 12 की। प्रश्न नंबर 12 कह रहा है कि सिस्मोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? ऑप्शन ए है पृथ्वी की आयु का, ऑप्शन बी है ज्वालामुखी विस्फोट का, ऑप्शन सी भूकंप का या ऑप्शन डी हृदय की धड़कन का। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी भूकंप का। सिस्मोलॉजी के अंतर्गत भूकंप का अध्ययन किया जाता है। सिस्मोलॉजी इंजीनियरिंग की एक शाखा है। इसके अंतर्गत पृथ्वी की प्लेटों में बढ़ती हलचलों तथा भूकंप से संबंधित क्षेत्रों में हो रहे विस्तार का पता लगाया जाता है। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। बात करते हैं प्रश्न नंबर 13 की। प्रश्न नंबर 13 कहता है कि लोकसभा की पहली महिला स्पीकर कौन थी? ऑप्शन ए सुमित्रा महाजन, ऑप्शन बी मीरा कुमार, ऑप्शन सी पूनम महाजन, ऑप्शन डी सुषमा स्वराज। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी मीरा कुमार। लोकसभा की पहली महिला स्पीकर मीरा कुमार थी और इन्होंने 15वीं लोकसभा में बिहार के सासाराम, याद रखेंगे, बिहार के सासाराम
लोकसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया था, है ना। तो सुमित्रा गलत बोल दिया मैंने, लोकसभा की जो पहली महिला स्पीकर थी वो मीरा कुमार थी, है ना। और मीरा कुमार जो थी ये 15वीं लोकसभा में बिहार के सासाराम लोकसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया था इन्होंने, ठीक है। और ये लोकसभा की पहली महिला स्पीकर हैं। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर 14 की। प्रश्न नंबर 14 कहता है कि तोबा टेक सिंह के लेखक हैं, बताइए साहब। ऑप्शन ए है गुलाम बख्श, ऑप्शन बी है समादत हसन मिंटो, ऑप्शन सी अर्नाल्ड जैकब, ऑप्शन डी मुस्तफ़ा खान। तो तोबा टेक सिंह के लेखक कौन है? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी समादत हसन मिंटो। समादत हसन मिंटो तोबा टेक सिंह के लेखक हैं। तोबा टेक सिंह एक लघु कहानी पुस्तक है जो कि वर्ष 1955 में प्रकाशित हुई थी। तो तोबा टेक सिंह एक लघु कहानी पुस्तक है, इसके जो लेखक हैं वो है समादत हसन मिंटो और इसका प्रकाशन हुआ था 1955 में। चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर 15 की। ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा नियुक्त गुमास्ता क्या था? ऑप्शन ए सैनिक अधिकारी, ऑप्शन बी सेनापति, ऑप्शन सी प्रतिनिधित्व जो माल खरीदने या बेचने पर लेखा जोखा अर्थात बही खाता तैयार करते थे, या ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी प्रतिनिधि। प्रतिनिधि का मतलब है कि जो माल खरीदने या बेचने पर लेखा जोखा अर्थात बही खाता तैयार करते थे, तो है ना। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर है। ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा नियुक्त गुमास्ता जो था वो प्रतिनिधि था, ठीक है। आइए इसके बारे में बात करते हैं। तो ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा नियुक्त गुमास्ता एक प्रतिनिधि था जो बुनकरों पर निगरानी रखने, माल इकट्ठा करने और कपड़ों की गुणवत्ता जांचने के लिए एक वेतनभोगी कर्मचारी था, और यह माल खरीदने या बेचने पर लेखा जोखा तैयार करता था, ठीक है। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर होगा। आप इसे सुपरवाइजर भी कह सकते हैं, ठीक है। चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर 16 की। प्रश्न नंबर 16 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये कह रहा है कि नरेंद्र मोदी की पहली बार प्रधानमंत्री पद के लिए शपथ की तिथि क्या थी? यानी प्रश्न समझने का प्रयास कीजिए। ये कह रहा है कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहली बार प्रधानमंत्री की शपथ लिए थे वो तारीख कौन सी थी, वो किस दिन लिए थे, है ना। ये आपसे पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए है कि 20 मई 2014, ऑप्शन बी है 22 मई 2014, ऑप्शन सी है 26 मई 2014, ऑप्शन डी 26 मई 2015। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 26 मई 2014, है ना। नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री के रूप में पहली बार शपथ 26 मई 2014 को ग्रहण किया था। इससे पूर्व वे गुजरात राज्य के मुख्यमंत्री थे और नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री के रूप में दूसरी बार, ये भी याद रखेंगे आप लोग, पहली बार तो 26 मई 2014 को और दूसरी बार 14 मई 2019 को शपथ ली थी। प्रधानमंत्री को शपथ राष्ट्रपति के द्वारा दिलाई जाती है। तो क्लियर हो गया सबको। नरेंद्र मोदी ने पहली बार प्रधानमंत्री की शपथ कब ली? 26 मई 2014 को लिया, है ना। और इससे पहले वो क्या थे? गुजरात राज्य के मुख्यमंत्री थे। और दूसरी बार इन्होंने शपथ कब लिया? 30 मई 2019 को। आ गया क्लियर सबको? चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर 17 की, है ना। प्रश्न नंबर 17 कह रहा है कि वर्ष 1918 में महात्मा गांधी का सत्याग्रह किसके समर्थन में था? ऑप्शन ए किसानों के, ऑप्शन बी मजदूरों के, ऑप्शन सी जमींदारों के, ऑप्शन डी पूंजीपतियों के। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए किसानों के। वर्ष 1918 में महात्मा गांधी का सत्याग्रह आंदोलन किसानों के समर्थन में था, ठीक है। चलिए बात करते हैं सत्याग्रह आंदोलन के बारे में, ठीक है। तो महात्मा गांधी ने वर्ष 1918 में, कब?
वर्ष 1918 में, याद रखेंगे सब लोग, महात्मा गांधी ने वर्ष 1918 में गुजरात, कहाँ पे, गुजरात राज्य के खेड़ा जिला में, किस जिले में, खेड़ा जिले में, है ना। महात्मा गांधी ने 1918 में गुजरात राज्य के खेड़ा जिले में किसानों की फसल नष्ट हो जाने के बावजूद सरकार द्वारा लगान में छूट न दिए जाने पर सरकार के विरुद्ध किसानों का समर्थन किया और उन्हें यह राय दी कि जब तक लगान में छूट नहीं मिलती वे लगान देना बंद कर दें। तो 1918 में महात्मा गांधी ने जो सत्याग्रह आंदोलन था वो 1918 में गुजरात के खेड़ा जिले से शुरुआत किया था और उन्होंने कहा था कि जब तक लगान में छूट नहीं मिलती है तब तक किसान जो है लगान देना बंद कर दें, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे किसानों की फसल जो है वो नष्ट हो चुकी थी, ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर 18 की। बजट 2019-20 के अनुसार भारत में दुग्ध उत्पादन को दुगना करने का लक्ष्य वर्ष है। बजट 2019-20 के अनुसार भारत में दूध के उत्पादन को 2 गुना करने का लक्ष्य किस वर्ष तक निर्धारित किया गया है। ऑप्शन ए है वर्ष 2022, ऑप्शन बी है वर्ष 2024, ऑप्शन सी है वर्ष 2025, ऑप्शन डी है वर्ष 2030। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, वर्ष 2025, है ना। बजट 2019 और 20 के अनुसार भारत में दूध उत्पादन को वर्ष 2025 तक 2 गुना करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके अंतर्गत दुग्ध प्रसंस्करण क्षमता जो है वो नोट कर लीजिएगा। इसके अंतर्गत दुग्ध प्रसंस्करण क्षमता जो है वो 53.5 मिलियन टन से बढ़ाकर 108 मिलियन टन करने का लक्ष्य रखा गया है। इसमें दूध के उत्पादन को 53.5 मिलियन टन से 108 मिलियन टन तक करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है और ये 2025 तक इस लक्ष्य को पूरा करने का प्रावधान दिया गया है, ठीक है। चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर 19 की। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। ऑप्शन ए अग्न्याशय, ऑप्शन बी यकृत, ऑप्शन सी आमाशय, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी यकृत, है ना। तो साथियों मानव शरीर की जो सबसे बड़ी ग्रंथि होती है वो यकृत होती है ना। यकृत मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है और इसका जो होता है इसका वजन लगभग 1.5 से 2 किलोग्राम की 1.5 से 2 किलोग्राम के बीच में इसका वजन होता है और ये मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। यकृत ग्रंथि के द्वारा ही पित्त स्रावित होता है, ठीक है। चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर 20 की। प्रश्न नंबर 20 कह रहा है कि फिरोज शाह कोटला मैदान का नया नाम क्या है। ऑप्शन ए है अरुण जेटली स्टेडियम, ऑप्शन बी है सुषमा स्वराज स्टेडियम, ऑप्शन सी है अटल बिहारी वाजपेयी स्टेडियम, ऑप्शन डी है मुकुंद राव पाटिल स्टेडियम। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए अरुण जेटली स्टेडियम। फिरोज शाह कोटला जो कि दिल्ली में स्थित है, ये एक स्टेडियम है क्रिकेट का, है ना। और इस स्टेडियम का नाम वर्ष 2019 में बदलकर पूर्व वित्त मंत्री अरुण जेटली के नाम पे रखा गया है, अरुण जेटली स्टेडियम, ठीक है। और फिरोज शाह के बारे में बात करें तो फिरोज शाह जो था ये तुगलक, है ना, फिरोज शाह तुगलक, ये तुगलक वंश का शासक था और दिल्ली सल्तनत काल में ये तुगलक वंश का शासक था, ठीक है। चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर 21 की। प्रश्न नंबर 21 कहता है कि आंध्र प्रदेश में मकर संक्रांति किस नाम से जानी जाती है। ऑप्शन ए कहता है पोंगल या संक्रांति, ऑप्शन बी है दोंगक, है ना, ऑप्शन सी है कर्णन और ऑप्शन डी है गोमक। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। आंध्र प्रदेश में मकर संक्रांति जो है वो पोंगल या संक्रांति के रूप में जाना जाता है और यह दक्षिण भारत जो कि तमिलनाडु का एक फसल उत्सव है।
जो जनवरी या फरवरी के महीने में 4 दिनों तक मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? जनवरी और फरवरी के महीने में 4 दिनों तक ये मनाया जाता है। ये एक क्या है? फसल उत्सव है। ठीक है, क्लियर हो गया सबको? चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर 22 की। प्रश्न नंबर 22 है, ऑस्ट्रेलिया ओपन एकल खिताब 2020 किसने जीता? ऑप्शन ए रोजर फेडरर, ऑप्शन बी नोवाक जोकोविच, ऑप्शन सी राफेल नडाल, ऑप्शन डी शेमनिक थियम, है ना, शेमनिक थियम। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी नोवाक जोकोविच। ऑस्ट्रेलिया ओपन एकल खिताब 2020 को नोवाक जोकोविच द्वारा जीता गया था और इसने जीता गया था और इन्होंने टूर्नामेंट के फाइनल में ऑस्ट्रेलिया के डोमिनिक थियम को हराकर ये टूर्नामेंट अपने नाम किया था, है ना। तो यहाँ पे शेमनिक थियम नहीं होगा, यहाँ पे डोमिनिक थियम होगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर 23 की। भारत का पहला परमाणु रिएक्टर है? ऑप्शन ए लक्ष्मी, ऑप्शन बी इंदिरा, ऑप्शन सी अप्सरा, ऑप्शन डी गंगोत्री। सही जवाब होगा इसका ऑप्शन नंबर सी अप्सरा, है ना। भारत ने परमाणु युग में 4 अगस्त 1956 में उस समय प्रवेश किया था और जब देश के पहले परमाणु रिएक्टर अप्सरा का शुभारंभ किया गया था। ठीक है, तो क्वेश्चन यहाँ से ये बनता है कि भारत जो था वो परमाणु युग में कब प्रवेश किया था? तो 4 अगस्त 1956 को भारत परमाणु युग में प्रवेश किया था और उस समय भारत का जो पहला परमाणु रिएक्टर था उसका नाम था अप्सरा। इस रिएक्टर का डिजाइन और निर्माण भारत द्वारा किया गया था, परंतु इसके लिए परमाणु ईंधन की आपूर्ति जो है वो ब्रिटेन ने दिया था। तो ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसे आप नोट कर लीजिएगा, है ना। इसकी डिजाइन और इसका निर्माण भारत ने किया था, लेकिन इसके लिए जो ईंधन की आवश्यकता होती है वो ब्रिटेन ने दिया था। ठीक है, क्लियर हो गया सबको? चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर 24 की। सौर ऊर्जा का स्रोत है? ऑप्शन ए नाभिकीय संलयन, ऑप्शन बी नाभिकीय विखंडन, ऑप्शन सी सूर्य का संकुचन, ऑप्शन डी सूर्य का प्रसार। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए नाभिकीय संलयन, है ना। सौर ऊर्जा का मुख्य स्रोत नाभिकीय संलयन है। जब 2 हल्के नाभिकीय संचालित होकर एक बड़े नाभिक का निर्माण करते हैं तब यह प्रक्रिया जो है वो नाभिकीय संलयन प्रक्रिया कहलाती है, अर्थात जुड़ना। संलयन का मतलब होता है संयुक्त, मतलब जुड़ना, है ना। जब 2 हल्के नाभिकें संचालित होकर एक बड़े नाभिक का निर्माण करते हैं आपस में जुड़कर, तब यह प्रक्रिया आपकी नाभिकीय संलयन प्रक्रिया कहलाती है। ठीक है, तो सौर ऊर्जा का स्रोत जो है वो नाभिकीय संलयन है। ठीक है, चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर 25 की, आज की इस क्लास का आखिरी प्रश्न। ठीक है, भारत के किस राज्य में सभी घरों में छत पर बारिश के पानी का संग्रहण अनिवार्य कर दिया गया? ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी तमिलनाडु, ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी तमिलनाडु। भारत का तमिलनाडु राज्य देश का पहला राज्य है जहां पे पूरे राज्य में घर की छत पर वर्षा जल का संग्रहण करना आवश्यक कर दिया गया है। तो साथियों, आज की इस क्लास में हम लोगों ने सामान्य ज्ञान जीके जीएस से संबंधित महत्वपूर्ण 25 प्रश्नों को डिस्कस किए जो कि आपके बीएड प्रवेश परीक्षा में पूछे गए हैं। ये सभी प्रश्न आपके प्रीवियस ईयर के प्रश्न हैं, तो इन सभी प्रश्नों को आप लोग अच्छे तरीके से तैयार कीजिएगा। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, और इन प्रश्नों की सहायता से आपको ये पता लग गया होगा कि यूपी बीएड प्रवेश परीक्षा में किस प्रकार के जीके और जीएस के प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आज की इस क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं अगली क्लास में और भी महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए
और सभी साथियों से अनुरोध है कि शाम के 7 बजे आप लोग जीके सर की क्लास को जरूर अटेंड कीजिएगा, जिसमें आपकी यूपी बीएड प्रवेश परीक्षा मैथ की क्लास शुरू होने वाली है। और सर जो है बहुत ही बेसिक से आप लोगों को मैथ पढ़ाएंगे, बहुत ही शानदार कंटेंट के साथ में। तो सब लोग शाम के 7 बजे जीके सर की क्लास को जरूर ज्वाइन कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और अपने सभी साथियों में शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच क्लास में जुड़ने के लिए, ठीक है।